हेलो मेरे दोस्तों, सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सोशियोलॉजी मेजर 3 का सेमेस्टर 2 सोशियोलॉजी मेजर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके प्रमुख साधनों की चर्चा करें, या फिर सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक नियंत्रण के महत्व की विवेचना करें। महत्व और प्रकार दोनों इसमें लिखा हुआ है, तो आप महत्व भी देखेंगे और इसके प्रकार भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा तो या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। हम यहाँ पर दोनों बताएं क्योंकि टाइम नहीं है। अगर जो भी आपको पूछा जाता है, अगर ऊपर सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसके साधन को लिखिए, तो सिर्फ साधन वाला लिखेंगे आप। अगर आपको पूछता है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके महत्व और प्रकार को लिखिए, तब आप जाके प्रकार और महत्व को लिखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं तुरंत ही। सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता क्या है, एक और भी हम लोग समझते हैं इस तरह से कि जिस भी साधन से, जिस भी चीज़ से समाज को नियंत्रित किया जाता है गलत काम को करने से रोकने के लिए, मतलब वो कोई भी गलत काम ना करे, गलत कदम ना उठाए, उस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया है तो उसको बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण के साधन, ठीक है। और सामाजिक नियंत्रण का ही मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं यहाँ से। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है, तो सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज व्यक्ति व समूह के संबंधों, व्यवहारों एवं आचरणों को नियंत्रित, निर्देशित व व्यवस्थित करता है। क्या है कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या है कि व्यक्ति या फिर समूह के बंधनों में किसी भी तरह की जो भी समस्या होती है या फिर व्यवहार होता है, जो भी आचरण होता है, उसको नियंत्रित करना या फिर निर्देशित या अव्यवस्थित करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण। तथा व्यक्ति को समाज के स्थापित मूल्यों, नियमों एवं कार्य प्रणालियों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए प्रेरित या फिर बाध्य करना। या तो उसको अपने अनुरूप सही काम करने के लिए उसको प्रेरित करिए, या फिर उसको बाध्य करके सही काम करवाना, चाहे उसको कानून के माध्यम से उसको सही काम करवाया जाए या फिर उसको प्रेरणा के माध्यम से, ठीक है। वो आपका कहलाएगा सामाजिक नियंत्रण। आगे हम लोग समझते हैं। आगे आपका लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा को हम लोग समझेंगे। तो रोस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन पद्धतियों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। क्या बताया जा रहा है, एक जो सामाजिक नियंत्रण है वो एक पद्धति है जिसके कारण क्या है, जिससे क्या है कि समाज अपने सदस्यों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। जो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसके अनुरूप बनाता है ये सामाजिक नियंत्रण उसको। दूसरे हैं कि लैंडिस के अनुसार, लैंडिस एक विद्वान है, वो क्या कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित तथा बनाए रखी जाती है। एक नियंत्रण प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है सामाजिक नियंत्रण जिसके द्वारा क्या है कि सामाजिक व्यवस्था को उसको स्थापित और बनाए रखा जाता है, ठीक है। सामाजिक जो व्यवस्था है हमारा उसको बनाए रखा जाता है। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, सामाजिक नियंत्रण से आशय उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपने को संगठित बनाए रखती है, एक परिवर्तनशील संतुलन की भांति अपने को क्रियाशील रखती है। आप मोटा मोटा इस तरह से समझिए कि कोई भी, मान लीजिए कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी परंपरा है हमारा या फिर जो भी संस्कृति है, हम लोग अगर कानून नहीं रहेगा या फिर हम किसी से प्रेरणा नहीं लेंगे तो क्या होगा कि हम लोग गलत रास्ते में चलेंगे, ठीक है। गलत काम कर देगा कोई भी, अगर कानून नहीं रहेगा तो कोई भी किसी को मार के चल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो कानून के द्वारा सामाजिक पर नियंत्रण या फिर प्रेरणा के द्वारा समाज पर नियंत्रण, दोनों तरीके से समाज पर नियंत्रण करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। यहाँ से हम लोग समझेंगे सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन को, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको पहला वाला पूछता है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके साधनों को लिखिए, तो आप ये वाला लिखेंगे। सबसे पहला साधन है इसका परिवार। परिवार कैसे एक साधन है, तो व्यक्ति का व्यवहार प्रशंसा, निंदा, अपमान, उपेक्षा परिवार के सदस्यों, माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन, बच्चों आदि द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ पर जो व्यवहार है परिवार का, वो किससे नियंत्रित होता है, तो अपने परिवार के लोगों से। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुद को परिवार से अलग नहीं कर सकता, इसलिए परिवार द्वारा उस पर अंकुश रखकर उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि परिवार के द्वारा चाहे तो जबरदस्ती या फिर प्रेरणा के साथ, जैसे हमारे माता पिता हम लोग को सिखाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए, किसके साथ किस तरह से उठना बैठना चाहिए। तो इस तरह का जो बात है, ये क्या है, एक साधन है हम लोग को सिखाने का, बताने का, ठीक है। तो परिवार एक साधन है। दूसरा आपका है राज्य। राज्य कैसे सिखाता है, तो राज्य पुलिस और न्यायालय के माध्यम से समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है, और कानूनों के माध्यम से समाज में समानता बनाए रखती है। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज में समानता के अवसर पैदा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य एक ऐसी शक्ति है जिससे समाज नियंत्रित होता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो राज्य है, जो देश है, वो क्या अपने कानून के या फिर न्यायालय के माध्यम से लोगों पर नियंत्रित रखता है, लोगों को नियंत्रित रखता है, समाज को नियंत्रित रखता है, ठीक है। वो कानून को लागू करके या फिर किसी भी तरह की जागरूकता को, अभियान को लेकर के वो समाज में नियंत्रण फैलाते रहता है, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। तो राज्य की भी भूमिका है, ठीक है, ये भी एक साधन है।
तीसरा है आपका जनरीतियाँ। जनरीति का मतलब क्या है, कोई भी समूह या फिर समाज जो एक साथ काम करना, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप अच्छे से। जनरीतियाँ समाज में स्वीकृत व्यवहार है, वे मानव कल्याण के लिए है। इनके निरंतर प्रयोग से ही विकसित रूप धारण कर लेते हैं। व्यक्ति अचेतन, अचेतन का मतलब यहाँ पर समझिए, अचेतन का मतलब होता है अनजाने में, ठीक है, अनजाने में जिसको उसका नॉलेज नहीं है, रूप में उनका अनुसरण करता है। अनुसरण का मतलब होता है कि फॉलो करना। इस मान्यताओं का उल्लंघन व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है, जो सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। जनरीतियों में क्या बताता है कि जनरीतियाँ समाज के स्वीकृत व्यवहार है, वे मानव कल्याण के लिए इनके निरंतर प्रयोग से विकसित रूप धारण कर लेते हैं। व्यक्ति अचेतन रूप से उनका अनुसरण करता है। इन मान्यताओं का उल्लंघन व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है, जो सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये भी एक कारगर चीज़ है, ठीक है। जब अचेतन मतलब अनजाने में कोई काम कर देता है, उसको फॉलो कर लेता है, गलत हो या फिर, तो उसको क्या करता है, जनरीति के कारण उसको सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है जनरीति के माध्यम से। चौथा आपका पॉइंट है धार्मिक संस्थान। इसमें क्या बताएगा कि धर्म व्यक्ति में सुरक्षा की भावना पैदा करता है, जिससे उसे मानसिक संतुष्टि मिलती है। धर्म अनावश्यक परिवर्तनों को अमान्य करके समाज में संतुलन की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। धार्मिक संस्थाएं समाज में एकता स्थापित कर तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मानव को जोड़कर नियंत्रित रखती है। जो धार्मिक संस्था है, जो धार्मिक संस्थान है, उसमें क्या है कि व्यक्ति को सुरक्षा की भावना उसमें होता है। मतलब कि भगवान को जो लोग मानते हैं उसको लगता है कि भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान हमारे साथ है। तो भगवान के डर से या फिर भगवान के नाम से इसको समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर वही लिखा है कि धार्मिक संस्थाएं समाज में एकता स्थापित कर तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मानव को जोड़कर नियंत्रित रखती है, ठीक है। यही बात बताया गया है। आगे आपका पांचवा पॉइंट है प्रथाएं, ठीक है, प्रथा। तो रीति रिवाज और लोकाचार। लोकाचार का मतलब जो हम लोग को सिखाया जाता है कि बड़ों के साथ कैसे बात करना है, छोटों के साथ कैसे बात करना है। लोकाचार मतलब शिष्टाचार जैसा है, ठीक है। तो प्रथाएं, रीति रिवाज और लोकाचार व्यवहार के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। फलस्वरूप वे प्रथाओं का रूप ले लेती है और समाज उनका अनुसरण करता है। अनुसरण का मतलब फॉलो करता है, ठीक है। कोई भी रीति रिवाज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है, बाद में वो चल के क्या होता है, प्रथा बन जाता है और उसी को लोग फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं उसका, ठीक है। छठा आपका पॉइंट है लोकाचार। लोकाचार के भीतर सही और गलत का बोध होता है। वे व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने का निर्देश देते हैं और नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करते हैं। जो नकारात्मक चीज़ है उसको हतोत्साहित करता है, मतलब उसको कम मतलब उसको क्या है कि ऊपर चढ़ने के लिए देता नहीं है जगह। लेकिन जो अच्छे काम है उसको सकारात्मक प्रभाव, जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे लिखा है कि लोकाचार अनौपचारिक और असंगठित नियंत्रण का एक साधन है। इनके उल्लंघन पर आलोचना का सामना करना पड़ता है। जो लोकाचार है वो असंगठित और नियंत्रण का एक क्या है, साधन है। और अगर इसका उल्लंघन करता है, क्या बोलते हैं कि अगर आलोचन का कोई लोकाचार का अगर कोई उल्लंघन कर देता है, शिष्टाचार का कोई नियम का, तो उसको आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोकाचार का प्रभाव कानून से भी अधिक होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अचेतन रूप में प्रभावित करता है। क्योंकि ये जो है आपका अचेतन रूप में उसको प्रभावित करता है, ठीक है, सिखाया जाता है इसको। अब मान के चलिए कोई आपके घर में आता है गेस्ट, अगर घर में ही उसको पैर नहीं छूते या फिर जो भी आपका नियम वो नहीं करते, तो आपके जो बड़े हैं वो आपको बोलने लगेंगे कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो ये लोकाचार उसी को बोलते हैं, जब सिखाया जाता है बच्चों को। सातवां का पॉइंट है प्रचार। तो आधुनिक युग में प्रचार प्रसार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को प्रचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रचार के साधन जो प्रचार है आपका, उसके माध्यम से व्यक्ति को इसके बारे में बताया जाता है, सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। आप होर्डिंग देख सकते हैं, या फिर जो टीवी में प्रचार आता है, या फिर कोई भी न्यूज एंकर वगैरह कोई भी किसी भी साधन से आप देख सकते हैं कि लोगों को सामाजिक नियंत्रण में रखा जाता है। जनमत। जनमत का मतलब क्या है कि आधुनिक समाज में जनमत व्यक्तियों के व्यापार को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान में जनमत का मतलब क्या है कि एक व्यक्तिगत पूछताछ, मतलब जैसे इंटरव्यू वगैरह की आपस में, ठीक, एक से एक करके, तो इस तरह का जब चुनाव के समय होता है ना जनमत, उस तरह का ही बात हो रहा है। तो वर्तमान में जनमत सरकार, संघों, राज्यों, सामाजिक व्यवहार और संस्थानों को नियंत्रित करने वाले एक महान सामाजिक शक्ति है, ठीक है। यह आपका साधन था सामाजिक नियंत्रण के साधन। अगर आपको सिर्फ साधन के बारे में पूछता है तो आप यहाँ तक लिख के आपका आंसर खत्म करेंगे। अगर आपको पूछता है कि इसके प्रकार और महत्व को लिखिए तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप और प्रकार। पहला जो आपका प्रकार है औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक का मतलब क्या है कि यह नियंत्रण संस्थाओं, कानून और नियमों के माध्यम से किया जाता है, जैसे पुलिस, अदालतें और प्रशासन। इसका उद्देश्य समाज में अनुशासन बनाए रखना है। ये जो औपचारिक है मतलब फॉर्मेलिटीज है, ये क्या है, ये जो नियंत्रण है वो संस्थाओं या फिर कानून के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका पुलिस हो गया या फिर अदालत, प्रशासन, ये सब हो गया, ये आपका औपचारिक नियंत्रण रखता है। फिर आपका है अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या होगा, यह परिवार, मित्रों और समाज के रीति रिवाजों के जरिए होता है। इसमें
सामाजिक दबाव, परंपराएं और नैतिक मूल्यों की भूमिका होती है। ये जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है वो क्या होगा, इसमें आपको परिवार, दोस्तों या फिर मित्रों के द्वारा, या फिर आपका जो जीवन साथी है उसके द्वारा, या फिर जो परंपराएं हैं समाज की, नीतियां हैं, नैतिक चीजें हैं, उस उनके द्वारा आपको नियंत्रण में रखा जाता है समाज को। ये कहलाता है अनौपचारिक नियंत्रण। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रकार है इसका चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। इसमें क्या होगा, चेतन में आप समझिए, चेतन में क्या है कि जब लोग सोच समझकर नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं, जैसे स्कूल के अनुशासन या यातायात नियमों का पालन। चेतन के द्वारा जब सामाजिक नियंत्रण होता है, इसमें क्या होगा कि जब लोग सोच समझकर किसी चीज़ का पालन करते हैं, जैसे हम ट्रैफिक का पालन करते हैं सोच समझकर कि जब रेड लाइट होता है तो नहीं पार होते हैं, वहाँ पर रोड रुका हुआ रहता है, सब लोग पार नहीं होता है। ठीक है, जब ग्रीन होता है तब चलना शुरू करते हैं। जिस तरह से स्कूल में हम लोग को बताया जाता है कि ड्रेस पहन के आना है, तो ड्रेस पहन के हम लोग जाते हैं, प्रार्थना करना है या फिर जो भी हमको साफ सुथरे तरीके से जाना है, तो ये सब चेतन तरीका है। ठीक है, चेतन सामाजिक नियंत्रण सब सोच समझकर किया जाने वाला चीज़। अचेतन का मतलब क्या है, यह बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे धार्मिक परंपराओं का पालन करना या फिर सामाजिक त्यौहार मनाना। अचेतन तरीके से कैसे होगा, जब हम लोग जो सदियों से चलता आ रहा है प्रथा या फिर परंपरा, जो संस्कृति हमारा चलता आ रहा है उसको मानते जा रहे हैं हम लोग उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो परंपराओं के माध्यम से हम जब चलते हैं उसको अचेतन कहते हैं। तीसरा आपका प्रकार है सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। तो सकारात्मक में क्या होगा, अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम या प्रशंसा दी जाती है, जैसे पुरस्कार या सम्मान। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण का है जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छे पुरस्कार दिए जाते हैं, उसको इनाम दिया जाता है। जैसे बहुत जो अच्छे लोग होते हैं उसको भारत रत्न दिया जाता है हमारे देश में, तो इससे प्रोत्साहन मिलता है, आदमी को प्रेरित होता है, वो लोग और अच्छे काम करते हैं। लेकिन जो नकारात्मक है, जो नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण वो कैसे होता है, तो गलत कार्यों को रोकने के लिए दंड या आलोचना की जाती है, जैसे जुर्माना, सजा या फिर सामाजिक बहिष्कार। यहाँ पर जाति इस तरह से होगा। ठीक है, नकारात्मक जो सामाजिक नियंत्रण वो कैसे होगा, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दंड या फिर आलोचना या फिर जुर्माना या सजा के माध्यम से उसको दंडित किया जाता है। ये आपका नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण हो गया, मतलब नकारात्मक तरीके से उसको उस पर नियंत्रण किया जा रहा है उस समाज पर। चौथा जो है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या आएगा आपका, तो जब नियंत्रण स्पष्ट रूप से सामने आता है, जैसे माता पिता बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं, जैसे हम लोग को माँ बापा जो है वो हम लोग को अनुशासन सिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग को पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, ये सब जो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट हम लोग को बताया जाता है। ये आपका प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका दूसरा है अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, वो समाज या संस्कृति के माध्यम से होता है, जैसे सामाजिक आदर्श और परंपराओं का अनुसरण। यह समाज या फिर संस्कृति के माध्यम से कराया जाता है, जैसे कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारा जो भी संस्कृति उसके माध्यम से हमें अप्रत्यक्ष रूप से इसका नियंत्रण कराया जाता है, इसका हम लोग अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं इस चीज़ का, परंपराओं का। ठीक है, पांचवा जो प्रकार है आपका आग्रह और प्रतिरोधी सामाजिक नियंत्रण। आग्रह में क्या होगा कि इसमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे नैतिक शिक्षा और सामाजिक सेवा। ये जो नैतिक शिक्षा या सामाजिक सेवा, इसके लिए हमें आग्रह करके कराया जाता है, या फिर जो भी होता है उसको हम लोग अच्छे कामों में गिनते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रतिरोधी है, इसमें गलत कार्यों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कानून बनाया जाता है या फिर पुलिस का हस्तक्षेप। जो भी गलत काम है उसको रोकने के लिए पुलिस उसमें हस्तक्षेप करता है, पुलिस उसमें अपने काम करते हैं, या फिर प्रतिबंध लगाया जाता है कि ऐसा नहीं कर सकते, आप समाज में जाके दारू नहीं पी सकते, कहीं पे चौक चौराहे में आप दारू नहीं पी सकते, वगैरह कोई भी गलत काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह का जो है हमारे यहाँ पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। छठा आपका संगठित और सहज सामाजिक नियंत्रण। तो संगठित में क्या होगा कि यह सरकारी और संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से किया जाता है। ये जो संगठित सामाजिक नियंत्रण ये कैसे होगा, तो संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से ये किया जाता है, जैसे न्यायालय या फिर प्रशासन के द्वारा संगठित सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है। दूसरा है आपका असंगठित सामाजिक नियंत्रण। तो यह व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है, जैसे दोस्ती और परिवार का सहयोग। इस तरह से असंगठित होता है, अपने अपने परिवारों या फिर अपने अपने मित्रों से होता है नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद है आपका सहज। यह अचानक और स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे आपात स्थिति में लोगों का सहयोग करना। यह आपका सहज तरीका हो गया, मतलब अनजान में आप कहीं पर गए, अचानक से कोई बेहोश हो गया या फिर कुछ भी उसके साथ घटना हो गया, आप उसका मदद करने लगे, तो ये क्या है, आपत्ति जो जिस तरह से आपात स्थिति में क्या होता है लोगों का सहयोग करना, उसी को बोलते हैं सहज सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे सामाजिक नियंत्रण के महत्व। पहला जो महत्व है सामाजिक नियंत्रण का, सामाजिक नियंत्रण से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या महत्व है उसको देखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो सामाजिक स्वीकृति सबसे पहला है। समाज में अनेक प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। समाज में इन सभी का पालन कराने का कार्य सामाजिक नियंत्रण के साधनों का ही है। ये जो सामाजिक स्वीकृति होता है, समाज में क्या है कि अनेक तरह के प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज है जिनका पालन सभी को करना जरूरी है। तो इसी के लिए क्या है कि
जो साधन है, जो सामाजिक नियंत्रण का जो साधन, उससे ये सब करवाया जाता है। सामाजिक स्वीकृति, समाज में जो भी परंपराएं या फिर संस्कृति, उसको स्वीकृत कराया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा आपका महत्व है सहयोग। तो समाज में समाज के अस्तित्व और निरंतरता को बनाए रखने हेतु जरूरी है कि उसके सदस्यों में परस्पर सहयोग। नियंत्रण द्वारा व्यक्ति को पारस्परिक सहयोग से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने पर जोर दिया जाता है। सहयोग के बिना समाज में संघर्ष, अनियंत्रित जीवन तथा सामाजिक विघटन पैदा करता है। तो सहयोग के बिना क्या है कि जीवन में जो विघटन पैदा होता है, सामाजिक विघटन पैदा होता है। तो सहयोग करना जरूरी है। सामाजिक नियंत्रण से एक सहयोग का भी व्यवस्था बनता है, लोग सहयोग भी करते हैं। तीसरा आपका महत्व है परंपराओं की रक्षा। तो प्रत्येक समाज की कुछ परंपराएं होती है, यह परंपराएं समाज के लिए उपयोगी होती है। सामाजिक नियंत्रण ही ऐसी विधि है जिससे इन परंपराओं को उपयोगी बना सकते हैं। जिससे क्या है कि इन सभी परंपराओं को उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा। तो परंपराओं की रक्षा करना भी एक महत्व है इसका। संस्कृति की रक्षा, आप समझ रहे हैं बात को, समझिए कि ये जो सामाजिक नियंत्रण है, उसी कारण यहाँ पर सहयोग का भी व्यवस्था है। परंपराओं की रक्षा भी होती है, संस्कृति की भी रक्षा होती है। किससे? तो सामाजिक नियंत्रण से। उसी का ये सब महत्व है। सामाजिक संस्कृति की रक्षा कैसे? तो प्रत्येक समाज के व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इससे उनके व्यवहारों में एकरूपता रहती है तथा साथ ही संस्कृति की न केवल रक्षा होती है वरन निरंतरता भी बनी रहती है। क्या है कि निरंतरता भी बना रहता है, साथ में संस्कृति का जो उसका रक्षा भी होता है। पांचवा आपका पॉइंट है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण के साधनों से व्यक्ति का व्यवहार समाज में अनुकूल बनाया जा सकता है। नियंत्रण के बिना मानव मानव ना होकर पशु के समान हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण से व्यक्ति के स्वच्छंद व्यवहार एवं मनमानी करने पर रोक लगाई जाती है। व्यक्ति के व्यवहार में भी नियंत्रण आता है सामाजिक नियंत्रण से, क्योंकि जब उसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कानून लागू होता है, तो क्या करते हैं भी अच्छे काम करते हैं और गलत काम करने से डरते हैं। अगर वैसा नहीं, कानून कोई नहीं रहेगा तो लोग पशु के भांति व्यवहार करेंगे, किसी को मार काट देंगे, किसी के साथ भी कैसा व्यवहार करेंगे। तो जो मानव का जो गुण है वो नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। छठा आपका पॉइंट है समूह में एकता। तो सामाजिक नियंत्रण समूह के सदस्यों को एक सा व्यवहार करने हेतु प्रेरित तथा विवश करता है। समान नियमों के अंतर्गत रहकर कार्य करने में समान दृष्टिकोण का विकास होता है और समाज में एकरूपता पैदा होती है। तो ये आपका एक छठा पॉइंट था। इस तरह से आपका क्वेश्चन का जो है आंसर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था और 2 क्वेश्चन इसमें था। अगर आप लोग एक एक करके भी पढ़ते हैं तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों एक साथ पढ़ते तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन एक पूछा जाता है तो आप एक का आंसर देंगे, अगर दोनों पूछा जाता है तो दोनों तो पूछेगा ही नहीं, एक या फिर दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।